हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एज़ आई प्रॉमिस्ड इन द वीडियो, इन द अपडेट वीडियो, कि अब मैं एक-एक प्रोसेस पे वीडियो शेयर करूँगा जो-जो आपने कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था। आई थिंक वीडियो क्वालिटी वाइज़ दिस विल बी बेटर देन द अपडेट वीडियो, बट इन केस और बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगा रहे हैं, बट इन केस यू थिंक कि कुछ और भी अच्छा किया जा सकता है, लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट हैपन। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एचआर प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस, इंटरनल ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी और समझने के लिए भी। तो इसको अगर हम प्रोसेस मेगा साइकिल में समझें तो हायर टू रिटायर प्रोसेस भी बोला जाता है। अगेन, अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में होगा तो ज़्यादा हेल्प करेगा, अभी इंग्लिश में है। तो कमेंट में इंग्लिश वीडियो एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। इफ आई थिंक देयर आर सफिशिएंट ऑडियंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू सी द वीडियो इन इंग्लिश एज़ वेल, तो मैं फिर टोटल वीडियो इंग्लिश में भी बना के आपको दे सकता हूँ। तब तक के लिए इंग्लिश में अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको P2P प्रोसेस के ऊपर वीडियो देखना है, O2C के ऊपर देखना है, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर वीडियो देखना है, कुछ जेनरिक इंटरनल ऑडिट रिलेटेड टर्म्स होती हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एसओडी, आईसीएफआर क्या होता है, आईएफसी क्या होता है, सॉक्स क्या होता है, जो जनरल वोकैबुलरी होती है इंटरनल ऑडिटर्स की, उन सब के लिए ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन माय पेज, सो यू कैन वॉच दोस एज वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एचआर प्रोसेस। सो हायर टू रिटायर क्यों बोलते हैं इसको, या हायर टू फायर? मतलब दो ही ऑल्टरनेटिव होंगे, एक बार एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आया तो फायर होगा या रिटायर होगा, ये अपने आप से छोड़ के जाएगा। तो इस पूरे साइकिल को अगर हम समझें तो कुछ बेसिक चंक्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट कैमरा बिट बेटर। ओके, तो इफ यू वांट टू सी द प्रोसेस हाउ इट इज, सबसे पहले तो आपका, एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल, बजटिंग और प्लानिंग इज द एसेंशियल एलिमेंट। तो सबसे पहले वही आता है कि मेरा एक हेड काउंट का प्लान है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट स्पेंट वैल्यू। तो आपका एक ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स बजट होगा कि इतना सैलरी, कॉम्पनसेशन, वेरिएबल, बेनिफिट सब मिला के इतना पैसा मैं खर्च करना चाहता हूँ ऑन मैन पावर। कुछ इंडस्ट्री नॉर्म्स भी होते हैं, कुछ इंडस्ट्री में इट इज 1% और 2% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस इंडस्ट्री है तो इट्स मच हायर, बिकॉज यही कोर प्रोडक्ट ही आपका लोग है, बिकॉज लोग ही सर्विस दे रहे हैं, जैसे बिग फोर में होता है। तो यू आर द प्रोडक्ट इन योरसेल्फ, सो उसमें आपका जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है दैट विल बी वेरी हाई। तो इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस, बट एक प्लानिंग होगी कि कितने लोग चाहिए। एक आपका एट्रिशन रेट होगा, तो एट्रिशन मतलब कितने लोग छोड़ के जाते हैं, सेपरेशन रेट और एट्रिशन रेट, वो कैलकुलेट होगा कि आपके कितने लोग इन अ पीरियड छोड़ के गए वर्सेस योर टोटल स्ट्रेंथ। तो हर साल 20% रोटेशन होता है, 25% रोटेशन होता है, उसके हिसाब से देखते हैं। जितना ये नंबर कम हो उतना अच्छा है, सो दैट वी नो कि हम लोगों के पास जो भी न्यू एडिशंस आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ। सो एक नेट एडिशंस का कंसेप्ट होता है, ये सब बजटिंग में आप वर्ड पढ़ेंगे। नेट एडिशन मतलब कि इस साल मेरे 100 एम्प्लॉइज थे और अगले साल 110 हो गए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने हायर 10 ही किए हैं, आपके 15 छोड़ के भी गए होंगे मे बी, तो 85 और 110 हो गए, तो 25 लोग ऐड किए हैं, 25 नए आए हैं, 15 छोड़ के गए, नेट एडिशंस 10 है। तो आपका बजट जो है वो कितना ग्रोथ होने वाला है, ओवरऑल जो मेरा एनुअल प्लान है उसी को इन लाइन रखते हुए कुछ एरियाज होंगे जहां पर मैं कम करना चाहता हूँ अपनी कॉस्ट, तो वहां पर मैं बोलूंगा कि सपोर्ट स्टाफ में थोड़ा सा कोई आप इंप्रूवमेंट लाइए, या किसी तरीके से देखिए। अब एआई आ रहा है जैसे, तो जो भी सपोर्ट बेस्ड रोल्स हैं, जो भी काम एआई के थ्रू हो सकता है, कुछ चैटबॉट्स के थ्रू हो सकता है, तो पीपल आर ट्राइंग कि वहां पर कॉस्ट कम करें। एंड जो की एरियाज हैं, जैसे अगर कुछ डिलीवरी में ही है तो वहां पर फोकस करेंगे, या R&D में फोकस करेंगे, तो वहां पर दे वांट टू स्पेंड मोर ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज रादर देन द सपोर्ट रिलेटेड टास्क और एनीथिंग विच कैन बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपको ये सब एस्पेक्ट्स बजटिंग में देखने को मिलते हैं। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है कि क्या अप्रूवल हुआ है, क्या पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं, ये सब रेलेवेंट होगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल, सो दैट एक maybe I'll try and see what's there in this document, hire to retire toolkit. This is from this guy called Salih Ahmed Islam. So इनके थ्रू है वो वीडियो। जस्ट से ओके, सो अभी देखते हैं वट एवर ही हैज कवर्ड, बट आई विल कवर ऑल माय प्रोसेसेस एज वेल। ओके, तो अगर हम चले इनका अगर पढ़ने लगे तो ये बोलते हैं कि आपका एक रिक्रूटिंग एक सबसे पहला स्टेप होता है। सो अगर छोटी कंपनी होती है तो एचआर एक ही पर्सन होता है जो सब कुछ कर रहा है, बट जैसे जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, अगर एमएनसी बनती है तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते जाता है। तो बेसिक से समझते हैं आप, ये सारे काम एक ही पर्सन भी कर सकते हैं और अलग अलग स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। तो एक बजट बना ओवरऑल एचआर का, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का काम है नए लोगों को ऑनबोर्ड, पहले ढूंढना टैलेंट, फिर उनको ऑनबोर्ड करना। फिर उसके बाद ऑनबोर्डिंग एक अपने आप में टास्क है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना और उसको इनिशियल इंडक्शन देना, लोगों से मिलवाना, बडी असाइन करना, ये वो काम आ जाता है। फिर उसके बाद अब जो एक उसका अपना वो काम तो समझेगा ही, उसको क्या करना है, कैसे डिलीवर करना है। उसके अलावा इमीडिएटली उसका एक पेरोल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। पेरोल मतलब उसकी सैलरी प्रोसेस जो होगी। तो पेरोल एक सब प्रोसेस हो गया मेरा। लीव मैनेजमेंट एक सब प्रोसेस हो गया कि कैसे उसकी मैं लीव्स मैनेज कर रहा हूँ, कितनी छुट्टी करी है, कितनी नहीं करी है, उसके अकॉर्डिंग कितनी उसकी पे सैलरी बन रही है। अगेन लीव का इनपुट आपका जाएगा इसमें। एक आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है,
दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अभी तक आवाज शायद इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। आई थिंक इट विल बी बेटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं सांस ले रहा था तो उससे क्या आगे माइक था। तो आपका एक एरिया पेरोल के बाद लीव मैनेजमेंट हो गया, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हो गए, पीएफ ईएसआई टाइमली भरा या नहीं भरा। आपकी मैन पावर भी दो पार्ट में बट गई, एक आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हो गए, एक आपकी टेम्पररी लेबर हो गई, या जिसको आप बोलते हैं दिहाड़ी वाला जो लेबर है, डेली रेट और पीस रेट जो लेबर है वो हो गई। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के बाद बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे कोई सीएलवी कार मिलती है किसी एम्प्लॉय को, मोबाइल फोन और भी दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं। तो एक बेनिफिट सेक्शन हो गया। एक एनुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जिसके अंदर अप्रेजल साइकिल है, उसको एम्प्लॉय को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसका कितना हाइक होगा, कितना प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब डिसीजंस उसके अंदर आ जाते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर। ये बेनिफिट से अलग है। बेनिफिट में ईसॉप वगैरह भी आ जाता है। उसके बाद फिर हम उसका देखते हैं कि उसकी रिटायरमेंट के लिए फिर एग्जिट प्रोसेस जो है, एग्जिट क्या होगा, या तो वो पर्सन रिटायर होगा या फिर उसका वो छोड़ के जा रहा होगा। सो उसके अंदर क्या-क्या किया जा सकता है, क्या एग्जिट चेकलिस्ट होती है, क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके छोड़ के जाने के। तो ब्रॉडली यही है। इसके अलावा अब हम जैसे-जैसे डिटेल्स में जाएँगे तो वी विल कवर दोज़ मोर इन डिटेल्स। इसके कुछ ईआरपी एस्पेक्ट्स भी हैं कि हम सिस्टम के अंदर उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं एचआर प्लानिंग में। ऑलरेडी आपको ब्रीफली बता चुका हूँ कि क्या देखते हैं, अप्रूवल हुआ है बजट का, बजट के अगेंस्ट एक्चुअल क्या चल रहा है, अगर डेविएशन है तो उसका अप्रूवल कैसे लेते हैं, ये हो गया। फिर रिक्रूटमेंट। तो एक आपकी ओपन पोजीशन आएगी तो उसमें रिक्रूटर पहले मोस्टली कंपनी टैलियो नाम का एक टूल है, TALEO, उसको यूज करते हैं। उस टैलियो में एक टिकट रेज़ होगा, तो मान लो मैं हूँ, मुझे अपनी टीम में मैनेजर हूँ, मुझे अपनी टीम में एक पर्सन चाहिए, तो मैं एक रिक्वेस्ट रेज़ करूँगा, वो रिक्वेस्ट मेरे डिपार्टमेंट में अप्रूव होगी, फिर उसके ऊपर एचआर से अप्रूव होगी, ओवरऑल एक पर्सन अप्रूव करेगा, मे बी सीएफओ अप्रूव करेगा अगर मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो। इस तरह से पोजीशन अप्रूव होगी, मे बी वन पोजीशन अप्रूव हो, मे बी मल्टीपल पोजीशंस अप्रूव हो, बट वो पोजीशंस अप्रूव हो जाएंगी तो टैलियो में आ गया कि हाँ, अब हमें लोगों को हायर करना है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? इट कुड बी जो मैंने बजटिंग में बोला, वहीं से कनेक्ट होके आएगा कि इट कुड बी अ न्यू पोजीशन बिकॉज़ काम बढ़ गया है, या फिर कुछ नया हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए, और इट कुड बी अ रिप्लेसमेंट, कोई पुराने छोड़ के गए हैं तो उसके लिए आ रहा है। उसका एक प्रपोज बजट होगा, एक रेंज होगी, सैलरीज की हमेशा रेंज होती है। रेंज कैसे होती है कि एक जॉब ग्रेड डिफाइंड है, उस जॉब ग्रेड का एक बजट डिफाइंड है। तो जो उसका बजट डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंग एक रेंज बनेगी कि इस रेंज में हम एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये काम आना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक क्राइटेरिया हायरिंग मैनेजर देता है। वो अप्रूव होने के बाद, उसके बाद रिक्रूटर कोशिश करता है कि मल्टीपल सोर्सेस से रेज्यूमे आए। सो दैट रेज्यूमे की पहले एक छटनी होती है, वो आजकल तो एआई से होने लग गई है। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि लोग जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अपने रेज्यूमे में डालते हैं, अगर एक्चुअली वो काम नहीं किया तो उसका वाइट फॉन्ट कर दिया, छोटा फॉन्ट कर दिया, कहीं पर छुपा दिया, सो दैट जब वो एआई उसको सर्च करे रेज्यूमे को तो वो वर्ड्स को फिर भी कैप्चर कर ले और उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो ये सब टूल बेस्ड होता है, तो आजकल बहुत सारे ट्रिक्स हैक्स जो भी कह लो ये लोग करते हैं। बट इवेंचुअली कुछ लोग मे बी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट अगेन गोइंग बाय द बेसिक प्रिंसिपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर काम आपने किया है और आप मेहनत कर रहे हैं तो वो दिखेगा। तो उसके ऊपर अलग से हमने बात की है कि कैसे आप इंटरव्यूज में परफॉर्म कर सकते हैं, बट बेसिक फंक्शन ये है, पहले कुछ छटनी हो जाएगी कि कितने रेज्यूमेस हम लोगों को चाहिए। तो फिर अब रेज्यूमे की छटनी हो चुकी है। छटनी होने के बाद फिर पता करना है कि भाई क्या करना है। तो हायरिंग मैनेजर विल डिसाइड कि इस इसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो उनके साथ इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। इंटरव्यू में अपना फीडबैक, जो भी हायरिंग मैनेजर है, जो भी इंटरव्यूअर है, दे रिकॉर्ड देयर रिस्पॉन्सेज, अपना फीडबैक रिकॉर्ड करते हैं कि क्या जजमेंट था उनका, क्या एनालिसिस था। अम, और मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं तो मल्टीपल फीडबैक्स रिकॉर्ड होते हैं, एंड देन बेसिस दैट अ पर्सन इज सिलेक्टेड। जो भी उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन है, जो भी उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं, तो आपका सैलरी नेगोशिएशन मेनली एचआर करता है। तो जो हायरिंग मैनेजर है उसका काम तो टेक्निकली आपको असेस करना है कि आप ठीक है या नहीं है। और ये होने के बाद फिर आपका क्या होगा, अ, ये देखा जाएगा कि आपने जो भी बातें बोली हैं वो सच है या नहीं है। वो कैसे होगा? तो पहले एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज में इट इज़ नॉट लीगल टू डू अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बट जो भी आपने बेसिक बातें बोली हैं, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो एवरीबॉडी विल ट्राई एंड आस्क फॉर द सर्टिफिकेशन। आपके सर्टिफिकेट्स क्या-क्या हैं वो आप शेयर कर दीजिए। प्रायर जो एक्सपीरियंस है उसके लेटर्स सबमिट कर दीजिए, पिछली कुछ पे स्लिप सबमिट कर दीजिए, या फिर इस तरह के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और आपकी एक बेसिक इन्फो वो माँगेंगे। एंड देन कुछ कंपनीज में होता है कि आपको ऑफर लेटर ही तब आता है जब आपका ये बेसिक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है। कुछ कंपनीज में होता है कि आपको पहले ऑफर लेटर देते हैं, ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपको एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलती है, एंड उसके बेसिस पे फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। बेटर यही है कि हम ऑफर देने से पहले भी पहले ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर ले, अगर जिस कंट्री में हम ऑपरेट करें वहां पर अलाउड है ये प्रैक्टिस। इंडिया में
बहुत कॉमन है और होता भी है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चलेगा कि जो भी आपने बोला है वो सच बोला है या नहीं बोला। उसमें कई बार अगर कुछ सीरियस एरर मिलती है, एक रैग रिपोर्ट, रेड एम्बर ग्रीन, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है उसी तरह से रैग रिपोर्ट, रेड एम्बर ग्रीन रेटिंग मिलती है आपकी प्रोफाइल को कि जो आपने बोला था उसमें कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है या कोई माइनर कंसर्न है, तो उनको एड्रेस किया जाता है। ग्रीन है तो सब कुछ ठीक है, तो जिसका ग्रीन आता है उसको आगे प्रोसीड कर देते हैं। फिर ऑफर लेटर आपके पास जाएगा, ऑफर लेटर आप साइन करेंगे, एग्री करेंगे। अ, उसके बाद आपकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज होंगी, कुछ एडिशनल और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे जब ज्वाइन करेंगे। तो अब हम ऑन बोर्डिंग पे आ गए हैं, बट रिक्रूटमेंट पार्ट के अंदर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया, कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। रिस्क क्या है कि कोई अपने चाचा भतीजे को ना ले आए। तो इंटरव्यूअर से पूछेंगे कि कोई इंटरव्यूअर को बताना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ उससे मेरा कोई रिलेशन तो नहीं है। ये इंटरव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपकी सैलरी नेगोशिएट हुई है, इज दैट मैचिंग विद द अप्रूव्ड रेंज? If yes, then okay. If not, then if any exception approval was taken for that or not, वो देखना होता है। और क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो क्राइटेरिया आपने इनिशियली लिखा था, जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया, एक्चुअली वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उतनी एक्सपीरियंस है, वो सब क्वालिफिकेशंस है या नहीं है। अ, और क्या सफिशिएंट लोगों ने इंटरव्यू लिया है। एक ही पर्सन इंटरव्यू ले और सिलेक्ट कर ले तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो एटलीस्ट दो इंटरव्यूज होने चाहिए। और कैंडिडेट्स भी सिर्फ एक ना हो, मल्टीपल कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो उसके लिए वही जो इंटरव्यू असेसमेंट शीट जो मैं कह रहा था, दैट बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल एविडेंस टू सी दैट। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन और जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है उसकी रिपोर्ट हम मांग सकते हैं टू सी कि एक्चुअली जो लिखा था रेज्यूमे में वही सब उसके अंदर है या नहीं है। ऑल दीज कंट्रोल्स आर इम्पोर्टेंट टू सी कि कोई पर्सन जिसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं थी, कोई अनअप्रूव्ड ज़्यादा सैलरी पे कोई पर्सन ना आ गया हो, या कोई भेदभाव ना हुआ हो, या किसी अपने को भाई भतीजावाद नेपोटिज्म ना हुआ हो, किसी को ऐसे को हायर ना कर लिया हो जिसको नहीं होना चाहिए था, या कोई इम्पार्शियलिटी हुई है। सो थ्रू दीज डॉक्यूमेंटेशन दैट कैन बी फाउंड आउट। तो इसलिए हम कुछ सैंपल लेते हैं कि आपने जितने नए लोगों ने ज्वाइन किया है उतनों उनकी लिस्ट दे दो, उसमें से कुछ हम सैंपल लेते हैं अक्रॉस डिफरेंट जॉब ग्रेड्स, डिफरेंट डेजिग्नेशंस। जो सीनियर पोजीशंस होती है उनका रिव्यू, उनका अप्रूवल बोर्ड भी करता है, सीनियर मैनेजमेंट भी करता है, तो उनके इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग होते हैं। उनका कॉम्पनसेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिसाइड करता है, तो रेजोल्यूशन भी मांग सकते हैं इंस्टेड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल। डॉक्यूमेंट वेरी करेगा बट बेसिक कंसेप्ट वही होगा। अब ऑन बोर्डिंग में क्या होगा, उसकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी, अपलोड की जाएगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स ली जाएंगी। इनके अंदर मेकर चेकर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा है। जनरली क्या होता है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स एम्प्लॉय खुद ही एंटर करता है, एंड एज अ प्रूफ दे अपलोड सम चेक कॉपी या ऐसा कुछ कैंसल्ड चेक की कॉपी। एंड जो एक मास्टर डेटा टीम है बैकग्राउंड में, वो उसको वैलिडेट करती है कि ये करेक्ट आ रहा है, एंड देन दे अप्रूव इट। सो दैट कोई अपनी मर्जी से कुछ ना डाल दे, वो नहीं डाल सकते, वरना ये फ्रॉड होने का रिस्क रहता है कि अ, किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने ऑलरेडी न्यू एम्प्लॉय को क्रिएट करके और उसका बैकग्राउंड बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डाल दिया, डमी एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया है। तो वो सब रिस्क अवॉइड करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कंट्रोल्स यहाँ पर क्रिएशन के टाइम पे बहुत सॉलिड हो। जो आपने ऑफर लेटर लिखा है, ऑफर लेटर में कॉम्पनसेशन लिखा है, वही कॉम्पनसेशन का ब्रेकडाउन आपके सिस्टम के अंदर भी गया हो, बिकॉज उसी के बेसिस पे पेरोल प्रोसेस होगा। तो अगर आपका ऑफर लेटर के अंदर अगर नहीं मैच कर रहा है कॉम्पनसेशन विद व्हाट्स इन द सिस्टम, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चेक्स हैं जो हम देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। आपका एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, वो साइन होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन साइन होगा, कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स एम्प्लॉय करेगा, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा, ऑफर लेटर को साइन करेगा, और जॉब जॉब लेटर को साइन करेगा। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन है जो भी लीगली कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, तो वो सब साइंड होनी चाहिए, उनको हम देखते हैं वेदर दे आर देयर और नॉट। उसके बाद पेरोल साइकिल स्टार्ट होगा, तो पेरोल साइकिल में सैलरी कंप्यूट होगी। उसके लिए मोस्टली जो न्यू एज कंपनीज हैं दे गो बाय नेगेटिव पेरोल। सो बेसिकली यू आर मार्क्ड एज प्रेजेंट, डेली आपकी प्रेजेंट ही मानी जाएगी अनलेस आपने कोई लीव अप्लाई कर रखी हो। तो अगर आपने लीव लगाई हुई है तो आपको एब्सेंट मानेंगे, अदरवाइज आपको प्रेजेंट मानेंगे। अब वो अंगूठा टेकने वाला सिस्टम बहुत कम हो गया, मेनली लेबर के केसेस में रहता है, बट व्हाइट कॉलर जॉब्स में आपको वो नहीं मिलेगा, ब्लू कॉलर जॉब्स में मिल जाएगा। मोस्टली व्हाइट कॉलर्स में बहुत कम हो गया है। बट कहीं अटेंडेंस है तो आप अटेंडेंस मैच करेंगे। कुछ केसेस में स्पेशली जहां पर वेज वेज वाली जो लेबर है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बहुत क्रिटिकल हैं। हम लोगों को अटेंडेंस रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी है। वेज रिकॉर्ड्स, कितनी सैलरी किसको किस किस डेट पे दी, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, वो सारे रजिस्टर्स मेंटेन करना, ओटी ओवर टाइम कितना दिया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ। तो वो
पेरोल भी प्रोसेस होता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अटेंडेंस कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। उसमें टेक्स्ट क्या देख सकते हो आप, कुछ सैंपल केसेस में आप कुछ लेबर्स को उठा लो, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखो कि उनकी ऑनबोर्डिंग ठीक हुई थी नहीं हुई थी। कोई अटेंडेंस की जो एक्सेल आई है, जो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स आए हैं, उनको देखो कोई ऐसा तो नहीं है पर्सन जो रेगुलरली ओवर टाइम कर रहा है, या एक साथ 72 घंटे 48 घंटे किसी ने काम कर रखा हो अटेंडेंस के बेसिस पे। तो इस तरह की एनोमलीज आइडेंटिफाई करके उनको आप क्वेश्चन कर सकते हो। किसी का बहुत ज्यादा ओवर टाइम हर महीने क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शन है तो उन उन चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके अंदर। अगर आप उसका फिर आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस एक कंसेप्ट होता है, अगर आप उसमें और जांच पड़ताल करेंगे तो मे बी यू विल गेट टू फाइंड समथिंग। उनको लीव्स मिली है, उनका पीएफ सही कैलकुलेट हुआ नहीं हुआ है, टाइम पे डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ है, ईएसआई सही हुआ नहीं हुआ है, उनको अ, अ, जो भी उनके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो हुए नहीं हुए। अब इसमें इंटरनल कंट्रोल का भी एक रोल आता है। इंटरनल कंट्रोल का क्या रोल है? हमें खुद से जाके सब कुछ नहीं चेक करना है। इंटरनल ऑडिटर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जाके समझे कि बॉस, आपका तो ये काम है, आप कैसे करते हो? उसके अंदर आपके क्या कंट्रोल है? हाउ डू यू मेक श्योर कि ये गलत ना हो? उसको समझना है और फिर कॉमन सेंस अप्लाई करके क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो आप उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करोगे? कोई एक ही पर्सन ने, मतलब एक ही इंसान ने 2 लोगों के नाम पे अपना अंगूठा, अलग-अलग हाथों के अंगूठे रजिस्टर कर रखे हैं और दोनों के लगा के जाता है, तो उसको कैसे देखते हो आप? या फिर अगर कार्ड है तो एक पर्सन 2 कार्ड कैरी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सिनेरियोस रख सकते हो। उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के कंट्रोल्स इस कंपनी में है, यू विल गेट टू आइडेंटिफाई कहाँ-कहाँ रिस्क हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज़ अ बिग मेस, अ, बिग टॉपिक, वेरी बिग टॉपिक, और एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इवन दो जो कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉयी तो वो उसका है, बट अगर कोई कल को दिक्कत आती है, उस एम्प्लॉयी के कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस नहीं होते, तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, बीइंग द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो उसके लिए वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करें, या कॉन्ट्रैक्टर फॉलो करें, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि वो फॉलो कर रहा है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेज हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उनको देखना क्रिटिकल हो जाता है कि हम राइट टू ऑडिट क्लॉज हो, एक क्लॉज हो कि वो सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करेगा, अगर नहीं करेगा हम उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं, अगर हम पे कोई पेनल्टी लगे हम उससे रिकवर कर सकते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस को आप देखेंगे। आप स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करेंगे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को और उनके कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर सकते हैं, उनके बिल्स देख सकते हैं। हर महीने वो बिल सबमिट करेगा, उसके साथ बताएगा कि ये अटेंडेंस थी, इस तारीख को मैंने पेमेंट कर दी है, ये उसका रजिस्टर है, इस मोड से पेमेंट करी थी, ये मेरे बैंक की स्टेटमेंट गई हुई है, मैंने पीएफ जमा कर दिया है, ईएसआई जमा कर दिया, इस सब के वो रिकॉर्ड्स देगा आपको। तो आपको वो वैलिडेट करना होता है कि वो सही किए हैं या नहीं किए हैं, तो उनसे ही पूछेंगे। अम, अ, जो आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए काम करता है, अगर एचआर का ही एक सब प्रोसेस या पार्ट मान ले, वो होता है। तो अगर फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, वो एक बहुत क्रिटिकल फंक्शन होता है। वहाँ पर आपको बहुत सारा क्या नाम है, नोटिसेस, अलग-अलग एक्ट के अंदर उनके जो राइट्स हैं वो अ, एक समरी लगी हुई मिलती है। वो फैक्ट्री में प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले करनी होती है। जैसे जीएसटी नंबर मैंडेटरी है कि कोई भी प्रेमाइसेस है उसके बाहर अगर उन्होंने जीएसटी को नंबर ले रखा है तो लिखा होना चाहिए। वैसे ये कंप्लायंसेस भी लिखे होने चाहिए, तो आप वो देख सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, पॉश, ये सब एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और एक क्रेच होना चाहिए अगर वहाँ पर 50 से ऊपर या 20 से ऊपर फीमेल एम्प्लॉइज हैं या फीमेल लेबर्स हैं, तो बच्चों के लिए क्रेच होना चाहिए। इस तरह के जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा तरीका है, हर एक कंपनी में मोस्टली अब एक कंप्लायंस रजिस्टर बनता है। वो ऑटोमेटेड किसी टूल में भी हो सकता है, एक्सेल में भी हो सकता है। उसमें होता है कि ये सारे कंप्लायंसेस हैं, इनकी ये सारी ड्यू डेट्स हैं, रिटर्न की, रिटर्न फाइलिंग की, पेमेंट की, एनुअल रिटर्न की, मंथली रिटर्न की, क्वार्टरली रिटर्न की। तो आप उनसे पूछेंगे कि भैया कौन-कौन से कंप्लायंसेस आप पे अप्लाई होते हैं? वो सारे आपने एक जगह लिख रखे हैं क्या? किस डेट पे उसके अगेंस्ट आपने फाइलिंग करी, पेमेंट करी, वो लिख रखी है क्या? फिर आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ कंप्लायंसेस सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि भई इस कॉन्ट्रैक्टर का इस महीने का ये कंप्लायंस का मुझे एविडेंस दिखाओ। तो उससे आप एक सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन या आपने इन्फॉर्म्ड सिलेक्शन करके आप चेक कर सकते हैं वो कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर ये सिस्टम ही नहीं कंपनी के पास, तो आप पूछ सकते हो कि आपके पास सिस्टम कैसा है? हाउ डू यू मेक श्योर कि सारे कंप्लायंसेस फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे? तो ये सारे कंट्रोल्स हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल ऑन रोल एम्प्लॉय के पेरोल के ऊपर। पेरोल में अगेन अटेंडेंस बनेगी, लीव रिकॉर्ड्स को कंसीडर किया जाएगा। लीव के अंदर कैरी फॉरवर्ड लीव होती है। तो अ, साल की अगर 24 लीव है, हर महीने की 2 लीव हो गई, प्रो राटा बेसिस पे किसी ने बीच में जॉइन किया है, तो कितनी मिलेगी? हर पॉलिसी में ये भी लिखा होता है, कंपनी की लीव पॉलिसी होगी। उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर 15 तारीख से पहले जॉइन किया है, तो उस महीने की दोनों लीव मिल जाएँगी, 15 के बाद किया है तो 1 मिलेगी, या 20 के बाद किया है तो 1 भी नहीं मिलेगी।
तो उससे आप लीव एलिजिबिलिटी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि सिस्टम में कितनी आ रही है। कई बार उसमें मिसमैच होता है, सिस्टम इतने एडवांस नहीं होते जनरल लीव के। लीव का सिस्टम, अटेंडेंस का सिस्टम, एसएपी, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। तो उनका जो आपस में रिकंसिलिएशन है वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैनुअल है तो वहाँ पर एरर के चांसेस हैं। तो कुछ 1-2 महीने आप सैंपल लेके एंड टू एंड पूरा प्रोसेस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कैलकुलेशंस करेक्ट है या नहीं है। उसमें जब पेरोल प्रोसेस हुआ अल्टीमेटली, तो एक तो हमने अब वहाँ पर इनपुट क्या आ रहा है, एक तो अटेंडेंस आ रहा है, तो आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए कि वो करेक्ट है या नहीं है, या कहाँ से आपने लिया, सोर्स डेटा से आपने वेरीफाई किया। लीव रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए सोर्स डेटा से। उसके बाद अब उसकी सैलरी वेरीफाई करेंगे। सैलरी में क्या हो सकता है, कुछ तो फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड कंपोनेंट्स उसके जो भी उसका ऑफर लेटर था, या जो अब उसके सिस्टम में सैलरी डली हुई है, जो उसका अप्रेजल के बाद सैलरी बन के आया होगा लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई करेंगे कि भाई ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं जो बदलते रहते हैं। अगर कुछ बेनिफिट्स हैं, किसी ने कंपनी मोबाइल देती है तो उसका रिम्बर्समेंट देती है, हेल्थ चेकअप फ्री में करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ओवरऑल बेसिस पे कंपनी से अगर आप पूछे कि आप चेक्स कैसे करते हैं, तो किस तरह के चेक्स होते हैं। एक तो होता है कि वेरिएंस एनालिसिस, मैं लास्ट मंथ से कंपेयर करता हूँ कि टोटल वैल्यू कितना वेरी कर रहा है और उसके क्या क्या रीजंस हैं। तो उससे आपको समझ में आता है कि हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या सेम इस मंथ लास्ट ईयर कितना था। इसमें वेरिएंसेस कैसे हो सकते हैं कि अभी हाइक मिला है कुछ एम्प्लॉयज़ को, कुछ नए एम्प्लॉयज़ आए हैं, कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए हैं, इन सब की वजह से वेरिएंसेस हैं, तो वो रिकॉर्ड हो सकते हैं कि इसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। या फिर और क्या होगा, बोनस मिल गया है किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो वहाँ पर आपको है मिलेगा। तो यहाँ पर एनालिटिक्स क्रिटिकल हो जाता है। आप पावर बीआई यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर सैलरी रिकॉर्ड्स डाल दें, फिक्स कंपोनेंट्स को एक जगह कर दें, वेरिएबल कंपोनेंट्स को एक जगह कर दें, और फिर देखें कि भैया क्या ब्रेकअप बन के आ रहा है, कितनी सैलरीज बन के आ रही हैं। अगर आप गूगल करेंगे, यू विल गेट टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ डैशबोर्ड्स, जो आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा पावर बीआई सीखिए, थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसमें एक्सेल में आप अटेंडेंस अपलोड करेंगे, या ये पे स्लिप, सॉरी, पेरोल डेटा अपलोड करेंगे, तो यू विल गेट टू सी। तो उसमें क्या है, हमें एनोमलीज देखनी है। कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसका फिक्स कंपोनेंट वेरी किया। हर एक एम्प्लॉय का तो अप्रैल में सैलरी बढ़ी है, इस एम्प्लॉय की मई में सैलरी कैसे बढ़ गई, या ये अमाउंट एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है। तो यू विल गेट टू एनालाइज दोज एनोमलीज। वेरिएबल कंपोनेंट है, ये हर एक एम्प्लॉय को इस महीने बराबर मिल रहा है, कौन से ऐसे मंथ्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए हैं। तो उससे आपको एक टारगेट मिलेगा, तो आप जाके क्वेश्चन पूछेंगे कि हर सितंबर में आपका ज्यादा क्यों होता है सैलरी, या पे आउट ज्यादा क्यों है, या इस मंथ में कम क्यों है। तो आपको पता चलेगा, अच्छा जी, इस मंथ में बोनस मिलता है, इस मंथ में सैलरी बढ़ती है, अप्रेजल होते हैं। तो उस तरह का ट्रेंड आपको पता चलेगा। यही एम्प्लॉय ऐसा है क्यों है जिसको ये पर्टिकुलर बेनिफिट मिलता है, ईसॉप इसको ही ज्यादा क्यों मिला है, इसका अप्रूवल दिखाई। तो आपको एक सिलेक्शन सैंपल बनाने में हेल्प मिलेगी जब आप वो एनालिटिक्स कर लेंगे। और क्या होता है, जो सैलरी की फाइल बन के आई, उसमें मेकर चेकर क्या है, उसको किसने क्रॉस वेरीफाई किया। जनरली ये सब पेरोल फंक्शन आउटसोर्स भी होता है कई सारी कंपनीज में। तो क्या होता है, हमने सैलरी बना के भेज दी, फिर वो लोग जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस अमाउंट बनते हैं, जो भी टीडीएस बनता है, एम्प्लॉय ने जो डिक्लेयर किया होगा स्टार्टिंग में कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है, या ये मेरे लोन्स हैं, उसके बेसिस पे इतना टैक्स बनता है, इतना टीडीएस कटना चाहिए, इतनी नेट सैलरी बननी चाहिए, ये डिडक्शंस होनी चाहिए। वो एक आउटसोर्स एजेंसी बनाती है कंसिडरिंग ऑल द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, फिर उन अमाउंट्स को डिपॉजिट भी करती है। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट रिकंसिलिएशन होता है। वो चेक करता है इंटरनल एम्प्लॉय कि मैंने जो भेजा था वर्सेस जो आया है वो ठीक है या नहीं है, लास्ट मंथ के कंपैरिजन में कितना है। उसके बाद जब वो फाइनलाइज करते हैं, तो फिर एक फाइनल वर्जन बन के आता है ड्राफ्ट के बाद, तो उसका कंपैरिजन कि वो करेक्ट है या नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक फाइनल वर्जन बन के आया, वो वर्सेस जो पेमेंट फाइल है, जो बैंक के पास जा रही है कि इस एम्प्लॉय के खाते में इतना पैसा जाना चाहिए। तो जो आपकी पेरोल फाइल बन के है, उसमें जो नेट पे है, और जो बैंक के पास फाइल जा रही है कि इतना पैसा जाना चाहिए, वर्सेस बैंक स्टेटमेंट की जो एक्चुअली पे हो गया है एम्प्लॉय वाइज, ये तीनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टोटलिटी में तो करने ही चाहिए, कुछ सैंपल्स लेके आप एम्प्लॉय वाइज भी देख सकते हैं। और अगर आपको एक्सेल में मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, फिर तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, चेक करो ये तीनों चीजें मैच कर रही है, नहीं करी, नहीं कर रही है तो क्यों डेविएशन आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड कंट्रोल, और जनरली कंपनी के अंदर ही होता है। तो आप कुछ मंथ्स के अंदर मांग के उसको भी चेक कर सकते हैं। पेरोल बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है, मतलब आपका आधा फोकस तो पेरोल को ही देखने में चला जाता है। फिर बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, बेनिफिट्स इसमें ही कवर हो गए, मेनली तो पेरोल के थ्रू कवर हो जाते हैं। कुछ आपकी रिइंबर्समेंट्स होती हैं। कुछ लोग उसको टीएनडी को एक सेपरेट प्रोसेस मानते हैं, कुछ एचआर का ही पार्ट मानते हैं। तो टीएनडी में एम्प्लॉय ने जो रिइंबर्समेंट ली है वो डिफरेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, तो आप कुछ एक सैंपल बेसिस पे ले सकते हैं। सैंपल कैसे लेंगे, किसी का कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंस आ रहा है, किसी ने ज़्यादा कार का, कौन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली माँगता है। कुछ रिस्की एरियाज़ होते हैं, जैसे अगर कोई सेल्स में है, मार्केटिंग में है, किसी का गवर्नमेंट ऑफिशियल से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, किसी का कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि इनके एक्सपेंसेस किस तरह के हैं। वहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है कि उसने कुछ ब्राइब दिया हो,
या किसी तरीके से कुछ एडिशनल एक्सपेंस किया हो जो सपोर्टेड नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ अप्रूवल, मैंने खर्चा किया, मैंने अपने जूनियर को दे दिया कि तू डाल दे, मैं अप्रूव कर दूंगा, सो दैट मेरे सीनियर के पास ना जाए। तो उसमें हम डिटेल्स देखते हैं तो कई बार पता चल जाता है अच्छा डिनर था पर मैं ही उस डिनर के अंदर पार्ट था। तो इस तरह के जो चेक्स हैं वो आप देखेंगे रिम्बर्समेंट वाले एक्सपेंसेस में। कुछ थोड़ा-सा कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर ये होटल है, तो अगर कोई एक 3 स्टार होटल है, उसके लिए 5 स्टार होटल वाले रूम रेट्स चार्ज कर रखे हैं, या फिर कोई पॉलिसी अलाउ नहीं करती है आपको फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास ट्रैवल करना, इकोनॉमी अलाउ करती है, आपने वैसा कुछ ट्रैवल कर रखा है, कुछ लग्ज़री कार ले रखी है। अल्कोहल इज़ अ बिग टॉपिक, एंटरटेनमेंट, लैविश डिनर्स, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और कुछ शॉपिंग तो नहीं कर लिया, उसको क्लेम तो नहीं कर लिया। इस तरह के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। एंड देन अगेन फ्रॉम कंट्रोल पर्सपेक्टिव यू कैन आस्क कि हाउ डू यू चेक इसको अप्रूव करने से पहले। तो इस तरह के टॉपिक्स आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने अब बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली है, लीव्स के बारे में बात कर ली है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक होता है, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स या पीपल मैनेजमेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हायर किया, पैसा दिया, काम करवाया। उनका ग्रोथ कैसा है, इसी का इसका ही नहीं बोलूँ, इससे रिलेटेड एक सेक्शन है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वो भी एचआर के अंडर ही आता है। तो आप देखते हैं कि एम्प्लॉय को हमें कहाँ लेके जाना है, उसके लिए पहले साल के पहले स्टार्टिंग में प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या आपके साथ काम करना है, क्या क्या आपके फोकस इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। एक प्लान बनाएंगे, उसके अगेंस्ट पीरियोडिकली मंथली या क्वार्टरली बैठेंगे, देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है प्लान में, क्या आपको नई ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए, क्या आपको कुछ हम स्ट्रेच असाइनमेंट दे दें, नया तरह का असाइनमेंट दे दें, वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है, इस तरह की डिस्कशन लाइन मैनेजर करेगा। कुछ ट्रेनिंग्स होंगी, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होंगी। कुछ कंपनीज में ये पॉश रिलेटेड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग्स ये मैंडेटरी हो जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी भी कुछ लोग एचआर के अंदर ही जोड़ते हैं, एडमिन भी एचआर के अंदर जोड़ते हैं, रियल एस्टेट जो है बेसिकली। बट अभी मैं कोर जो एचआर प्रोसेस है उनकी ही बात कर रहा हूँ, इनको हम मे बी किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। हम लोग फिर उसके बाद और क्या देखेंगे, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मोस्टली मोस्टली यही सब टॉपिक्स हैं। आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, आपने गोल्स सेट किए हैं एम्प्लॉय के लिए। गोल सेट करने के बाद हम देखेंगे कि उनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। आप केपीआईज जो बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो सेट किए थे, की रिजल्ट एरियाज डिफाइन करके उनके बेसिस पे। तो गोल्स कैस्केड होते हैं। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को गोल्स मिलेंगे, उनके बेसिस पे फिर नीचे वाले जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको गोल्स मिलेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग टीम मेंबर्स को गोल्स मिलेंगे। और उसके अगेंस्ट एक्चुअल क्या था, उसके बेसिस पे क्या आपने डिसाइड किया कि इस एम्प्लॉय की क्या रेटिंग होगी। फिर एक बेल कर्व नॉर्मलाइजेशन चलता है कि 3 एवरेज रेटिंग है, टोटल इतने पॉइंट्स मिले हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे 90% तो एवरेज में आएँगे या 80% एवरेज में आएँगे, और कुछ लोग उससे कम में आएँगे और कुछ लोग एक्सेप्शनल में जाएँगे। वेरी गुड या एक्सीलेंट, मतलब अगर 3 इज़ एवरेज एंड 1 इज़ लीस्ट एंड 5 इज़ हाईएस्ट, तो मोस्टली 3 के बीच में ही फॉल करेंगे। 2 वाले होंगे, कुछ 4 वाले होंगे, 5 वाले बिल्कुल मिनिमम होंगे, और 1 वाले भी मिनिमम होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनका कॉम्पेंसेशन अप्रेज़ल डिसाइड होता है, कितना हाइक देना है। एक बजट मिलेगा ओवरऑल, कंपनी का बजट होगा, फिर वो टीम के अंदर बटेगा, और फिर डिसाइड होगा किसको कितना देना है। आपका जो प्रमोशन बोनस है, बोनस के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि भाई सेल्स रिलेटेड बोनस है तो वो कैलकुलेट होगा कि टोटल आपके डिपार्टमेंट ने या टीम ने कैसा परफॉर्म किया, आपने इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म किया, सबके पहले प्री डिफाइंड मेट्रिक्स होंगे। तो आपको पॉलिसीज लेनी है, आपको समझना है आप कैसे कैलकुलेट करते हो। इज इट रिटन समवेयर, इज इट कंसिस्टेंट अक्रॉस ईयर्स, एंड इज इट कंसिस्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। अगेन उनसे पूछना ही है कि कैसे आप मेकर चेकर इंश्योर करते हो, क्या आपने पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, एंड वेदर दैट इज मैचिंग द प्रैक्टिस और नॉट। एंड फिर से वो जो पेरोल में था, जो कंप्यूट हुआ, वही एक्चुअली पे हुआ या नहीं हुआ, उसको देखना है। टीडीएस बराबर से काटा या नहीं काटा, वो देखना है। डमी एम्प्लॉय का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो पेरोल में जो हम बात कर रहे थे, तो वो कोई एक तरीके से कभी नहीं निकलता। उसके जैसे मार्केटिंग में है तो हम देखेंगे कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है क्या जिसकी कोई सेल्स की लीड ही नहीं आ रही है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है क्या जिसने कोई छुट्टी ही नहीं ली है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है क्या जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे। या तो किसी का सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है तो दैट कैन बी एन इंडिकेटर, और किसी का कुछ बिल्कुल भी नहीं है तो दैट कुड ऑल्सो बी एन इंडिकेटर। और क्या देख सकते हैं हम, अगर कोई फील्ड रिलेटेड है, किसी एक मैनेजर के अंडर 100 एम्प्लॉयज है, तो उसका इंटरव्यू करके पूछ सकते हो, भाई साहब आप कैसे इंश्योर करते हो कि सबके सब काम कर रहे हैं। अब तो थोड़ा ये रिमोट सेटअप है ना, तो इसके अंदर वी नीड टू बी कॉन्शियस। मे बी आज मैं काम कर रहा हूँ, एक महीने में कोई काम ही नहीं करूँ, मेरे मैनेजर को पता ही नहीं है भैया मैं इस टीम में हूँ, मैं छोड़ दूं बट मेरी सैलरी आती रहे। तो उस तरह के रिस्क होते हैं। कुछ किसी मैनेजमेंट का कोई क्लोज पर्सन है, उसको रख लिया, तो आप जानना चाहेंगे कि हर एक रोल में क्या पर्सन क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो सब पे फोकस आपको करना पड़ेगा। और हम क्या देख सकते हैं,
डमी एम्प्लॉयज के बारे में बात कर चुके हैं हम, गोल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में बात कर चुके हैं। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में? ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है कि जो रेटिंग्स मिली है, जो कैलकुलेशन हुआ है, वाज दैट बायस्ड और नॉट? तो उसके लिए कंट्रोल्स आपको उनके भी चेक करने हैं, और कुछ लोगों के केसेस में खुद से भी चेक करना है, नंबर्स भी एक्चुअल में कैलकुलेट करके देखने हैं। यू नीड टू सी कि जो ओवरऑल बजट मिला था उसके इन लाइन है, कुछ एक्सेप्शन, किसी का प्रमोशन दिया है आउट ऑफ लाइन या हाइक दिया है तो उसके लिए अप्रूवल लिया था या नहीं लिया था, वो चेक करना है। अल्टीमेटली दीज आर बिजनेस डिसीजंस, बट वी नीड टू मेक श्योर कि जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है कहीं। तो वो हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका प्रोसेस, ये हर साल हर महीने चलता रहेगा, एग्जिट मैनेजमेंट। एग्जिट मैनेजमेंट में क्या होगा, अब हमें एम्प्लॉय का देखना है कि अच्छा भाई साहब अब तो ये छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर मिक्सचर एक्स छोड़ के जा रहे हैं, तो पहले तो वो देंगे रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन सिस्टम में भी होता है, मेल पे भी होता है, उस रेजिग्नेशन का अप्रूवल होगा। फिर एक एग्जिट चेकलिस्ट होगी, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग साइन ऑफ देंगे कि हम लोगों के डिपार्टमेंट से क्लियर है, इस एम्प्लॉय को लीव किया जा सकता है। क्लियरेंसेस कैसे होंगे? जैसे लाइन मैनेजर का क्लियरेंस है, भाई इसने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट क्लियरेंस देगा कि मुझे इससे लैपटॉप वापस मिल गया है। फाइनेंस क्लियरेंस देगा कि इससे जो भी लोन्स थे वो रिकवर हो गए हैं, या फिर इसके पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं गया है, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी। मान लो पॉलिसी कहती है कि कार दी है तो आपको 3 साल के, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर छोड़ते हो तो जो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया था हमने, उसका 50% या 100% आपको वापस करना पड़ेगा। तो फाइनेंस का काम है या अलग अलग टीम्स का काम है वो चेक करना कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सब हुआ या नहीं हुआ, और वो एग्जिट चेकलिस्ट पे साइन ऑफ देंगे। कोई एसेट्स थे एम्प्लॉय को दे रखे थे, वो रिकवर किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब साइन ऑफ के बाद हैंड ओवर प्रॉपर हो गया या नहीं हो गया, फिर उस एम्प्लॉय को रिलीज किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। देन उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बनेगा, वो सेटलमेंट एम्प्लॉय के साथ शेयर किया जाएगा, वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये सेटलमेंट ठीक है। फिर उसके बाद उसको वो पैसा रिलीज किया जाएगा, एंड देन वो चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। जो सेटलमेंट हुआ है, वाज दैट एज पर द पॉलिसी? अगर पॉलिसी कहती है कि इसको अगर जैन से पहले दिसंबर में छोड़ दिया या 1 जैन से पहले छोड़ दिया तो बोनस नहीं मिलेगा, तो क्या बोनस दिया गया है? क्या कुछ कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अलाउड थी? क्या ग्रेचुटी की कैलकुलेशन ठीक करी थी? क्या लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन ठीक करी थी? पॉलिसी मैक्सिमम जितना कैरी फॉरवर्ड अलाउ करती है उतना हुआ था या नहीं हुआ था? नोटिस पीरियड पूरा सर्व किया है या नहीं किया? नहीं किया तो डिडक्शन करी है या नहीं करी? ये सारे टॉपिक्स उस एग्जिट चेकलिस्ट के अंदर आते हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि दैट इज फॉलोड रिलीजियसली। कुछ एब्सकॉन्डिंग एम्प्लॉयज हैं तो उनके आगे, एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? भाग्य। एम्प्लॉई ने बिना बताए छोड़ दिया, तो अगर उससे कुछ क्रिटिकल है, मान लो उसके पास कंपनी लैपटॉप है, उसमें डेटा है, तो वो रिकवर करने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स लिए हैं? क्या हमने कोई लीगल डिपार्टमेंट को बताया है? क्या कुछ एस्केलेशंस किए हैं? इसमें लीगल का एंगल क्या आ जाता है कि कोई भी लेबर डिपार्टमेंट से आया है या किसी एम्प्लॉय के रिलेटेड कोई एक्शन लेना है तो वो हम एस्केलेट कर देते हैं टुवर्ड्स लीगल। मोटे मोटे हायर टू रिटायर के अंदर यही काम आते हैं। इसके अलावा एथिक्स, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करना, मोटिवेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं मोस्टली ऑडिट के परव्यू के बाहर रहते हैं। आपके ऑडिट के अंदर ब्रॉडली यही टॉपिक्स कवर होते हैं। बाकी आपका क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया, अभी जैसे कोविड आया था, या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब टॉपिक्स आप एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि अगर हमने किसी आउटसाइड वेंडर को यूज किया है इन सब चीजों के लिए, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, नेगोशिएट हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जो प्रोक्योरमेंट के थ्रू नहीं हुए, तो एचआर ऑडिट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होंगे। इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं तो अगर कोई पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या आपने किसी जान पहचान वाले को तो नहीं हायर कर लिया। कुछ चेक्स हम लोग इंटर्न्स को हायर करने के लिए भी करते हैं या नहीं करते। तो एचआर के बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं इस वीडियो में। इन केस आपका कोई भी डाउट हो, फ्री फील टू आस्क इन कमेंट्स, यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल, you can message me on LinkedIn as well, and I'll try to get back to you as soon as possible. वीडियो में क्वालिटी वाइज या पहले जैसे सुनने में, देखने में विजुअली अपीलिंग लगता था, मे बी उतना ना हो, बट कंटेंट वाइज इट विल बी वेरी डेंस एंड इंफॉर्मेटिव, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप नोट्स बनाएं एंड देन उस पे काम करें। मे बी एक दो बार वीडियो देखनी पड़े, और यू कैन रिविजिट इट मल्टीपल टाइम्स। I'm trying to make more videos, so if somebody wants to take a step and help me, तो किसी को टाइम स्टैम्प डालने हैं, प्लीज गो ahead and put that. अगर किसी को ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना है, प्रमोट करना है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि ये कंटेंट लोगों तक पहुंचे। यू कैन सेंड मी थंबनेल, कुछ भी अगर आपको लगता है प्रमोशन में काम आएगा। अभी आई एम नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दैट, तो आप ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे उसके लिए यू कैन हेल्प मी आउट, and you can comment on this video, you can share this link with different people. Keep supporting guys, and
अगर आपका लव एंड सपोर्ट मिलते रहेगा, आई विल आल्सो गेट द मोटिवेशन टू प्रिपेयर मोर वीडियोस एंड टू शेयर इट विद यू ऑल. And thank you so much for watching this video, and keep checking out the space for new videos. Looking forward to your comments. Do like, share, and subscribe if this video was helpful for you. Okay, thank you, Ji.